हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं हूं आपका राजा आनंद सर और स्वागत है आप सबों का रिजल्ट एक्सप्रेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच लेकर आ गया हूं क्लास 10th के हिस्ट्री का लेसन नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के पार्ट 2 को लेकर। पार्ट 1 आप लोगों के बीच रिलीज हो चुका है यूट्यूब पर। अगर आपने उस वीडियो को देखा है, आपको समझ में आया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को खोलें और पहले उसे पूरा देखें। फिर हम लोग इस पार्ट 2 के वीडियो को देखेंगे। पार्ट 2 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले तो जो भी पढ़ने वाले हैं इतना इंपॉर्टेंट है कि 10 नंबर पक्के मिलने वाले हैं इस पार्ट 2 के वीडियो से। इतना बेहतरीन और इतना इंपॉर्टेंट है ये हिस्ट्री के लिए। इस वीडियो को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। चलिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का जो पार्ट 2 है उसमें हम लोग क्या समझने वाले हैं दोस्तों। हमने पार्ट 1 पढ़ा था, उसमें क्या क्लियर किया था हमने? पार्ट 1 में हमने फ्रांस की तीनों क्रांतियों को कवर कर लिया था। 1789 की क्रांति, 1830 की क्रांति और 1848 की क्रांति। आज हम लोग 3 देशों की केस स्टडी करेंगे। केस स्टडी करेंगे हम यूनान का, केस स्टडी करेंगे इटली का और केस स्टडी करेंगे जर्मनी का। इन 3 देशों के केस स्टडी के साथ ये चैप्टर पर पूरा कमांड हो जाएगा आप लोगों का 100%। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। सबसे पहले हमें यूनान का केस स्टडी करना है। किसका करना है दोस्तों? यूनान का। चलिए, यूनान नामक देश का केस स्टडी करना है। क्या केस स्टडी करना है? तो सबसे पहले समझना है यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के कारण क्या थे, और इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग मैप को देखते हैं। ये यूरोपियन मैप है, इसमें यूरोप के कंट्रीज हैं, और इसमें अगर आप इस देश को देखें, ये देश आपको दिख रहा है ना दोस्तों, ये वाला, इसका नाम आप देख पा रहे होंगे, इसका नाम है ग्रीस, और जिसे अभी हम ग्रीस कहते हैं इसी का पुराना नाम यूनान है। ठीक है दोस्तों, और इसी देश की हम लोग केस स्टडी करने वाले हैं। ये देख रहे हैं, ये भी इसी का पार्ट है। ठीक है, चलिए इसकी क्या केस स्टडी करने वाले हैं हम लोग। यूनान एक ऐसा देश है जिसका अपने आप में गौरवपूर्ण अतीत रहा है, इसकी पुरानी चीजें गौरवपूर्ण रही है। यूनान की सभ्यता हो, उसकी संस्कृति हो, उसका विचार हो, उसका दर्शन, वहां की कला, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर न केवल यूनानियों को बल्कि संपूर्ण यूरोप वासियों को गर्व रहा है। एक से एक बड़े से बड़े विद्वान यूनान में पैदा हुए। यूनान की सभ्यता एक समय में पूरे विश्व में, या यूं कहें कि यूरोप में तो निश्चित तौर पर अपना परचम फहराई हुई थी। बावजूद उसके इस यूनान की एक एक ये इसके साथ कह सकते हैं कोइंसिडेंस कि ये यूनान जो है ना तुर्की साम्राज्य का के अधीन रहा। ये आप देख सकते हैं मैप में, ये तुर्की है, ये भी उसी तुर्की का हिस्सा था उस समय जबकि हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं। और यहाँ देख सकते हैं आप कि तुर्की से सटा हुआ है यूनान, तो इसी रास्ते से तुर्की का जो एम्पायर था उसका कब्जा था यूनान पर। ये यूनान का एक काला अध्याय है, आप कह सकते हैं। तो जब यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना फैली, राष्ट्रवाद की लहर फैली, हमने यही समझा सकता है 1789 की क्रांति हो या 1830 की क्रांति हो, ये कहाँ शुरू हुई थी? फ्रांस में। और फ्रांस कौन सा है हमारा दोस्तों? ये है जो पड़ता है यूरोप में। तो यहाँ से उस क्रांति की लपट, उस क्रांति की आग संपूर्ण यूरोप में फैली। जो भी इसके पड़ोसी देश थे उन्हें ये सीख मिली, वहां के लोगों को ये सीख मिली कि कोई आसमान से फरिश्ता हमारी स्थिति को सुधारने नहीं आने वाले हैं, हमें खुद अपने लिए लड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। और वही सीख मिली यहाँ के लोगों को। फ्रांस से वो क्रांति की भावना यहाँ फैली और यहाँ के लोगों ने संग्राम शुरू कर दिया। किस चीज के लिए? इस तुर्की एम्पायर से अलग होने के लिए। यहाँ के लोगों के मन में एक भावना आई कि फ्रांस के लोग स्वतंत्रता के लिए, समानता के लिए, भाईचारा के लिए, बंधुत्व के लिए लड़ रहे हैं, हमें भी लड़ना होगा। और मैंने पहले वीडियो में आपको बताया भी था कि बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने राष्ट्रवाद को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया। जैसे हमने अंसोल्ट रेनन की बात की थी, जिसे अर्नेस्ट रेनन भी कहा जाता है। उन्होंने राष्ट्रवाद की क्या परिकल्पना की थी? उन्होंने कहा था कि उन्होंने नस्लीय और भाषाई विविधता के आधार पर राष्ट्रवाद को परिभाषित किया। उनका कहना था कि राष्ट्र शब्द का मतलब होता है देश और वाद का मतलब होता है प्रेम, यानी देश से प्रेम की भावना। और देश से प्रेम की भावना कैसे हो सकती है दोस्तों? देश किसको कहा जा सकता है? किसी एक धर्म, किसी विशेष जाति, किसी विशेष भाषा बोलने वाले लोगों में भी प्रेम हो सकता है। तो यहाँ के लोगों में जो राष्ट्रवादी भावना फैली वो कैसे? तो ये जो तुर्की आप देख रहे हैं, यहाँ इस्लामी प्रभुत्व था, जबकि यहाँ के ज्यादातर लोग ईसाई थे। तो इनके अंदर एक धार्मिक राष्ट्रवाद फैला। इन्हें ये लगा कि हम लोग ईसाई हैं और हम इनके अधीन क्यों रहे, इनकी इस प्रभुसत्ता के अंदर क्यों रहे। तो यहीं से यूनान में स्वतंत्रता संग्राम की भावना आई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग समझ चुके हैं यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के कारण। वन शॉट वीडियो है दोस्तों,
तो आपको जल्दी जल्दी हम लोग लेकर क्लियर करेंगे। क्वेश्चन आता है, एक टॉपिक आता है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज। जिस तुर्की की अभी हमने बात की कि तुर्की का यूनान पर आधिपत्य था, यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था, उसे यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि जब तुर्की का यूनान के ऊपर आधिपत्य था, कोई देश जिन्होंने एक दूसरे देश पर कब्जा कर रखा है, वो मरीज कैसे हो सकता है? तो तुर्की का भी अपने आप में गौरवपूर्ण अतीत रहा, लेकिन बीच का वो दौर आया जब तुर्की का जो है साम्राज्य छिन्न भिन्न हुआ, अलग अलग ढंग से आप कह सकते हैं अलग अलग देशों के आक्रमण की वजह से इसकी प्रतिष्ठा में कमी आई, जिस वजह से इन्हें यूरोप का मरीज कहा जाता है। और क्वेश्चन आता है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? अभी हमने आपको तुरंत कहा कि यूनान का अपने आप में गौरवपूर्ण अतीत था, चाहे उसकी सभ्यता हो, संस्कृति हो, विचार हो, दर्शन हो, कला हो, इस पर केवल यूनानियों को नहीं, संपूर्ण यूरोप वासियों को नाज था। तो इस वजह से यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है किसे? यूनान को। हम लोग केस स्टडी की शुरुआत कर चुके हैं, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के कारण को समझ चुके हैं। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं क्या पढ़ना है। अब फाइनली क्या होता है, जब यूनान के लोगों के हृदय में ये भावना फैल जाती है कि हमें तुर्की सल्तनत के अधीन नहीं रहना है, तुर्की शासन के अधीन नहीं रहना है, तो वहां एक विद्रोह चालू हो जाता है। वहां के लोग जो है तुर्की सल्तनत से आजाद होने के लिए, अपने खुद का शासन स्थापित करने के लिए तुर्की के शासक के खिलाफ विद्रोह चालू कर देते हैं। और ये जो विद्रोह चालू होता है, तो हमें पढ़ना है कि इस यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के नेता और प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से थे। तो उन व्यक्तियों के नाम हैं कोरेइन्स, कॉन्स्टेंटाइन रिगास, अलेक्जेंडर हिप्सिलांटी। ये सब यूनान के प्रमुख व्यक्ति हुए या यूनान के नेता हुए। बात करें कोरेइन्स की या कॉन्स्टेंटाइन रिगास की, ये दो ऐसे नाम है दोस्तों जिन्होंने यूनान के लोगों को एकजुट करने का काम किया। इन्होंने चाहे आप कहें किताब लिख करके या और अलग अलग विधि से इन्होंने यूनान के लोगों को एकजुट किया और ये उन्हें बताया कि आपको खुद लड़ना है। और फिर बात करें अलेक्जेंडर हिप्सिलांटी की, ये यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के वो स्तंभ थे जिसका अपन कोई तुलना ही नहीं किया जा सकता। यूनान के लोगों को एकजुट करने के बाद यूनान की तरफ से लड़ पड़े, ये पूरे यूनानियों के साथ इन्होंने तुर्की के खिलाफ आंदोलन कर दिया। किसने? अलेक्जेंडर हिप्सिलांटी ने। इन्हीं के नेतृत्व में यूनानी स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। और जिस समय यूनान लड़ रहे थे तुर्की के खिलाफ, उस समय तुर्की के शासक कौन थे? महमूद द्वितीय। कौन थे दोस्तों? महमूद द्वितीय। ठीक है, अब इस कड़ी में एक और देश की बात आएगी, मिस्र की। मिस्र के शासक थे पाशा महमद अली, और इनका नाम हम लोगों ने क्यों लिया है ये आगे आपको समझ में आएगा। याद रहेगा दोस्तों, यूनान के प्रमुख नेता, यूनान के प्रमुख व्यक्ति कोरेइन्स, कॉन्स्टेंटाइन रिगास, ये दो ऐसे नाम थे जिन्होंने यूनानी लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया। और एकजुट करने के कई तरीके होते हैं। अगर हम भड़काऊ लेख लिखें, वो लेख अलग अलग लोगों तक पहुंचे, उन्हें पढ़कर खून में उबाल आ जाए, वो सब एक हो जाए, तो ये भी काम होता है। यही काम करते थे कोरेइन्स या कॉन्स्टेंटाइन रिगास। ये लोग कौन थे? ये लोग प्रबुद्ध लोग थे, ये लोग बुद्धिजीवी लोग थे। इन्हें पता था कि हमें केवल लाठी लेकर लड़ना नहीं है, हमें लोगों को एकजुट करना है, उन्हें समझाना है, उन्हें बताना है। तो ये थे। और अलेक्जेंडर हिप्सिलांटी कौन थे? इन्हें एक प्रबुद्ध वर्ग के द्वारा तैयार किया गया, भीड़ मिला, जनसमूह मिला, और उस जनसमूह को कितने बेहतर ढंग से लीड करना है वो जानते थे अलेक्जेंडर हिप्सिलांटी, क्योंकि ये लीडर थे। ठीक है, आपको याद हो गया कि तुर्की के अधीन था यूनान और उसी के खिलाफ लड़ा था। तुर्की के शासक कौन थे जिसके खिलाफ लड़े थे? महमूद द्वितीय। इन्हीं से आजादी चाहिए थी यूनानियों को। और मिस्र के शासक थे पाशा महमद अली। आगे हम लोग इसका जिक्र करेंगे। आइए, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम जब फैला, इसका सबसे विभत्स स्वरूप देखने को कब मिला? 1822 ईस्वी में। केस स्टडी में हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि 1789 में फ्रांस की पहली क्रांति हुई थी। पार्ट 1 जो आया था वीडियो, वहां हम लोगों ने पढ़ा 1830 में दूसरी क्रांति हुई थी और 1848 में फ्रांस की तीसरी क्रांति हुई थी। इन तीनों क्रांतियों का यूरोप महादेश के अलग अलग देशों पर प्रभाव पड़ा। तो यूनान जो प्रभावित हो गया वो 1789 की क्रांति से ही, और वहां विद्रोह चालू हो गए। 1822 ईस्वी में यूनानियों ने इतना सघन विद्रोह किया, तुर्की के जो शासक थे महमूद द्वितीय, उसके खिलाफ इतने प्रबल रूप से लड़े कि उसका कोई वर्णन नहीं है। और तुर्की के शासक, उन्होंने ये ठान लिया इस विद्रोह को किसी भी तरीके से दबाना है, और उस दबाने के लिए उन्होंने सैन्य बल का प्रयोग किया। और कितना विभत्स रूप होगा दोस्तों कि 20,000 यूनानी मौत के घाट उतार दिए गए। और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। आप सोचिए, कहीं पर अगर एक दो लोगों की मौत होती है, आप प्रैक्टिकली इस चीज को सोचिए, कैसे सड़कें जाम होती है, क्या क्या चीजें होती है। और 20,000 लोगों ने, आम लोगों ने
प्राणों की बलि दे दी, ये कितनी बड़ी बात होगी। इन यूनानियों से बहुत सारे दुनिया के अलग अलग देश, पूरे यूरोप महादेश से या वहां के बाहर से भी इन लोगों के लिए समर्थन आ रहा था। और उसी कड़ी में अंग्रेज कवि का क्या मतलब है दोस्तों, इंग्लैंड के एक कवि थे जिनका नाम था लॉर्ड बायरन। उन्होंने यूनानियों की सहायता की, वो इंग्लैंड छोड़कर यूनान आ गए, प्रेरक लेख लिखा यूनानियों के, हर यूनानी तक वो लेख पहुंचा, उन्होंने उससे यूनानी लोग जागृत हुए, अपने लिए लड़ने लगे और इन्होंने भी उस लड़ाई में भाग लिया। इन्होंने तन तथा धन दोनों से सहायता की, इन्होंने पैसे दिए यूनानियों को स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ इन्होंने उनके साथ युद्ध भी लड़ा और यूनान में ही इनकी मौत भी हुई। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन की यूनान में ही मौत हुई, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये मारे गए। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो 1822 में क्या हुआ था, 20,000 यूनानी मौत के घाट उतार दिए थे। अब आगे बढ़ते हैं। 1829 ईस्वी आते आते स्थिति इतनी जटिल हो गई, और क्यों जटिल हुई, तो हमने आपको मिस्र की बात बताई थी कि मिस्र के शासक थे पाशा मोहम्मद अली। जब पूरा यूनान में जो है विद्रोह परम उत्कर्ष पे पहुंच गया, एकदम बहुत बड़े लेवल पर चला गया, तो जो तुर्की के शासक थे उन्होंने इसे धार्मिक रूप देने का प्रयास किया। जो तुर्की के शासक थे महमूद द्वितीय, उसने इस्लामिक वैचारिक युद्ध इसे करार दिया, और अलग अलग देश जहां इस्लाम की प्रभुता थी, इस्लाम पूरे चरम उत्कर्ष पर था, उन देशों के शासकों से इन्होंने ये विनती की, ये आग्रह किया कि आप इस युद्ध में साथ दीजिए क्योंकि ये धर्म युद्ध है। और उसी कड़ी में मिस्र के जो शासक थे पाशा मोहम्मद अली, मैंने अभी जिक्र किया था, उन्होंने समर्थन दिया था, उनकी सेना आई थी तुर्की, और उन दोनों सेना के बदौलत 20,000 यूनानी को मार दिया गया था, और आगे भी ये चीजें होती रही। और 1829 ईस्वी आते आते यूनानियों के पक्ष में दुनिया के बहुत सारे देश आए, खास करके यूरोप के देश। कौन सब देश आए दोस्तों, फ्रांस, इंग्लैंड और रूस से समर्थन प्राप्त हुआ। रूस जो है पहले तुर्की का समर्थन करा था, क्योंकि तुर्की और रूस के बीच जो है एक संधि थी, उसी संधि की वजह से रूस पहले खुलकर यूनानियों का समर्थन नहीं कर रहा था। लेकिन यूनान में जिस तरह से कत्लेआम हुई, जिस तरह से चीजें घटी, इंग्लैंड से कवि आकर के इन लोगों के लिए लड़ने लगे, और देश विदेश में अलग अलग कोने में इनके लिए आवाजें उठने लगी, तब लोगों को ये एहसास हुआ, अलग अलग देशों को, फिर रूस से भी समर्थन प्राप्त हुआ, इंग्लैंड से समर्थन प्राप्त हुआ, फ्रांस से समर्थन प्राप्त हुआ, और इन तीनों देश से जब समर्थन प्राप्त हुआ तो नावारिनो की खाड़ी है, अभी हम आपको दिखाएंगे। उस नावारिनो की खाड़ी में एक तरफ थी तुर्की सेना, जिसका साथ दे रही थी कौन, मिस्र की सेना, और दूसरी साइड थी रूसी सेना। रूसी सेना के साथ इंग्लैंड की सेना, फ्रांसीसी सेना और यूनानी लोग, वो तो रहेंगे ही, क्योंकि यूनानी लोग तो खुद चाह रहे कि हम स्वतंत्र हों। तो इनके बीच युद्ध हुआ, कहाँ पर हुआ था, नावारिनो की खाड़ी में। एक तरफ तुर्की सेना और मिस्र की सेना, दूसरी तरफ यूनानियों का साथ दे रही थी रूसी सेना, इंग्लैंड की सेना, फ्रांस की सेना, और ये भयानक युद्ध हुआ, जिस युद्ध में रूसी सेना की विजय हो गई। और वहां पर होती है एड्रियानोपुल की संधि। क्या होती है, एड्रियानोपुल की संधि होती है। इस संधि के दौरान कुछ चीजें होती है, यूनान की स्वतंत्रता की घोषणा तो होती है, लेकिन कुछ शर्तों पर। लेकिन जिन शर्तों पर यूनान की स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी, ये यूनान के राष्ट्रवादियों को मंजूर नहीं था। चाहे आप बात करें कॉन्स्टेंटाइन विगास की, या फिर आप बात करें अलेक्जेंडर चिपसिलांटी की, उन्होंने मांग की कि हमें पूरे रूप से स्वतंत्र कर दिया जाए। जब हम लड़ाई जीत चुके हैं, आपने हमारा साथ दिया, हम लड़ाई जीत चुके हैं, इसमें फिर इंतु किंतु परंतु वाली तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, आप हमें आजाद कीजिए पूरी तरह से। तो एड्रियानोपुल की संधि के बाद पूर्णतः स्वतंत्रता नहीं मिली थी, लेकिन कुछ रियायत दी गई थी। लेकिन 1832 ईस्वी में पुनः एक संधि हुई, कुस्तुनतुनिया की संधि, और इस संधि के बाद जो ऑटो थे, वो ऑटो शासक बन गया, कहाँ का, यूनान का। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद है आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं आपको लगा कि नहीं समझ में आया, तो आप हमें जरूर मैसेज कीजिएगा, आपके हर मैसेज का रिप्लाई दिया जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत आपको, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब अगला है, यूनान की केस स्टडी को हम लोगों ने समझ लिया है। यूनान की केस स्टडी हम लोगों ने फाइनली क्या समझा, 1832 ईस्वी में यूनान एक स्वतंत्र देश बन गया, जो किसका परिणाम था, राष्ट्रवाद का। वो राष्ट्रवाद जो पहले अमेरिका से फ्रांस आया और फ्रांस से फिर यूनान आया, यानी यूरोप में फैलने वाला ये राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद की इसी कड़ी में जो हम अगले देश की केस स्टडी करेंगे, वो है दोस्तों इटली की केस स्टडी। कौन सी केस स्टडी है, इटली की। एक देश है इटली, जिसकी राजधानी है रोम। ये देश अभी तो है, लेकिन हम जब केस स्टडी कर रहे हैं तो 1870 से पहले वर्ल्ड मैप पर या किसी भी मैप पर ये देश दिखते ही नहीं थे दोस्तों, ये देश नहीं दिखते थे। और क्यों नहीं दिखते थे, क्योंकि ये थे ही नहीं, इटली नाम का तो कोई देश था ही नहीं। आइए समझते हैं इसको एक मैप की मदद से।
आप देख रहे हैं ना, ये यूरोप मैप है, यूरोप का। और इसमें ये जो ब्लैक कलर से आप अंडरलाइन किए हुए देख रहे हैं, ये है इटली का मैप, ये पूरा। और साथ में ये भी, ये आप देख पा रहे हैं, ये वाला। अगर नहीं दिख रहा होगा तो बोलिएगा, आप कमेंट कीजिएगा, वीडियो में आपको पूरा दिखा दिया जाएगा। ठीक है, ये ये वाला भी, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये तो आप देख ही पा रहे होंगे। और साथ में ये वर्तमान में इटली है, लेकिन ये जब हम कहानी पढ़ रहे हैं जिस समय की, उस समय ये कोई देश था ही नहीं एक्चुअल में। इसके कई छोटे छोटे टुकड़े थे। जैसे आप इस तरह से मान लीजिए कि ये वाला प्रांत किसके हिस्से में था दोस्तों, फ्रांस के हिस्से में। इस पर किसका कब्जा था, तो स्विट्जरलैंड का। ये इतना सा प्रांत किसके कब्जे में था, तो ऑस्ट्रिया के कब्जे में। इस तरह से इटली छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। ये जो है, ये एक शहर था जिसके कोई राजा थे, ये एक शहर था जिसके कोई राजा थे। ये जो मध्य भाग है, इस पर किसी और का कब्जा था। यानी इटली नाम की कोई चीज थी ही। और वहीं से हमारा ये कंसेप्ट आता है, उसी केस स्टडी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, तो इटली जो है, जो अभी हम देख रहे हैं, और हमने अभी आपको बताया 1870 से पहले ये था ही नहीं, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, अलग अलग देशों का कब्जा था, ये छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य थे। ठीक है, तो उस इटली का एकीकरण किया गया कब, 1870 में। और ये एकीकरण की भावना कहाँ से आई, तो यूरोप में राष्ट्रवाद जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो इस चैप्टर का नाम है, वही राष्ट्रवाद की भावना, देश से प्रेम की भावना, किस आधार पर, भाषाई आधार पर या अन्य किसी किसी आधार पर, वहां के लोगों में प्रेम की भावना, एकीकृत होने की भावना पनपी। और वहीं से कंसेंट आया इटली का एकीकरण। हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इस इटली के एकीकरण में बाधाएं क्या थी। सबसे पहले ये पढ़ना है कि कौन कौन सी वो बाधाएं थी जिस वजह से इटली एकीकृत नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से इटली के एकीकरण में इतना समय लगा, और ये इतनी बड़ी घटना पर हो गई कि आज हम और आप भारत में, बिहार में इसको पढ़ रहे हैं। तो इस इटली के एकीकरण में कुछ बाधाएं थी। जो सबसे पहली बाधा थी वो थी भौगोलिक स्थिति, दूसरी थी कुलीन वर्ग का विरोध, और तीसरा था मध्य इटली में पोप का राज होना। इन तीनों चीज को समझते हैं। सबसे पहला है भौगोलिक स्थिति। इटली की अगर भौगोलिक स्थिति को आप देखेंगे, ये आप देख पा रहे हैं इटली, देख पा रहे हैं, ये जो इटली है, इसकी भौगोलिक स्थिति इस तरह की नहीं थी इसे एकीकृत किया जा सके। क्यों नहीं थी, क्योंकि आप ये जो एक बड़ा सा हिस्सा देख रहे हैं ना, ये बड़ा सा हिस्सा किसके अंदर में था, फ्रांस के कब्जे में। और फ्रांस से इसको अलग कर लेना कतई आसान नहीं था, क्योंकि हम जब जिस समय की कहानी पढ़ रहे हैं ना, उस समय पूरे विश्व पर ये इंग्लैंड, फ्रांस, रूस जैसे कुछ देशों का कब्जा था। कब्जा था कहने का मतलब इनका बोलबाला था। बड़े से बड़े आविष्कार हो, भौगोलिक खोज हो, व्यापारिक प्रगति हो, सारी चीजों पर इन्हीं का बोलबाला था। तो निश्चित तौर पर ये एक शक्तिशाली देश थे, और ऐसे देश से लड़ करके इसको अलग करना मुश्किल था। उसी तरह से कुछ हिस्सा ऑस्ट्रिया के कब्जे में था, इससे अलग करना मुश्किल था। ये हो गई भौगोलिक स्थिति। उसके बाद हमने एक कारण पढ़ा एकीकरण में बाधा, कि जो मध्य इटली था, अगर ये पूरा इटली है, इसका जो मध्य भाग जिसे आप कह रहे हैं, ये मध्य भाग पर पोप का राज्य था। अब ये पोप क्या होता है, जिस तरह से अलग अलग धर्म होते हैं, और उस धर्म के सबसे बड़े हेड, सबसे बड़े महंत होते हैं। जैसे हिंदू धर्म है, उसमें हम लोग पढ़ते हैं शंकराचार्य, पीठाचार्य। इस्लाम जगत के सबसे बड़े धर्मगुरु को खलीफा कहते हैं। उसी तरह से ईसाई जगत के जो सबसे बड़े विद्वान हैं, जो धर्मगुरु हैं, उन्हें कहा जाता है पोप। और वो उन लोगों के लिए बहुत पवित्र दर्जा होता है। तो उन्हीं का शासन था यहाँ पे। तो निश्चित तौर पर पोप पर आक्रमण करना या उसकी अधिसत्ता से किसी भी जगह को छुड़ाने का मतलब था समस्त ईसाई समाज को युद्ध के लिए निमंत्रण देना। और आप समझ सकते हैं कि ये कतई आसान काम नहीं था। उसके बाद इटली के कुछ भागों में कुलीन वर्ग रहते थे। कुलीन वर्ग कौन होते हैं, ऐसे वर्ग जिनका राजा के साथ कनेक्शन हो। राजशाही वर्ग को कुलीन वर्ग कहा जाता है। कुलीन वर्ग थे, और कुलीन वर्ग से आजाद कराना, कुलीन वर्गों की ये चाहत थी कि राजतंत्र ही बना रहे, ऐसे ही छोटे छोटे राज्य रहे, उनपे हमारा, देखिए कोई भी चीजें होती है, जैसे अक्सर होता क्या है कि जिनको किसी भी चीज से फायदा हो रहा है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये व्यवस्था बदले। अभी हम लोग किस शासन के अंतर्गत रह रहे हैं, हमारे देश में लोकतंत्र है, यानी एक ऐसा शासन है जिसमें हम और आप मिलकर सरकार चुनते हैं। इससे पहले कौन सी व्यवस्था थी, राजतंत्र थी। तो आप इतनी सी बात समझ लीजिए कि वो राजा जो उस राजतंत्र के दौरान शासन कर रहे थे, क्या वो कभी चाहेंगे कि राजतंत्र हट के लोकतंत्र है? जेन्युइन सी बात है, नहीं चाहेंगे। क्यों नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो राजा है, उनकी शानो शौकत है।
और आप चाहेंगे कि लोकतंत्र रहे, उनके लिए तो निश्चित तौर पर अच्छी बात नहीं है। तो कुलीन वर्ग जो है, कुलीन वर्ग कौन होते थे, जिन जो राजशाही वर्ग थे या राजा के कुटुंब होते थे, उनके परिजन होते थे, तो वो चाहते ही नहीं थे कि इसका एकीकरण हो। उनकी इच्छा होती थी कि राजतंत्र बरकरार रहे। तो यही था इटली के एकीकरण में बाधाएं। अब जब यूरोप में राष्ट्रवादी भावना का प्रचार प्रसार हुआ, जैसे कि हमने पढ़ा कि फ्रांस में 3 क्रांतियां हुई, 1789 की क्रांति, 1830 की क्रांति और 1848 की क्रांति। और ये तीनों क्रांति कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित थी। इन तीनों क्रांतियों का उद्देश्य क्या था? राजतंत्र को हटाकर एक नई व्यवस्था लाना, लोगों में एकता का प्रचार प्रसार होना। फिर हमने पढ़ा यूनानी स्वतंत्रता संग्राम और 1832 में यूनान का स्वतंत्र होना। यूनान जो तुर्की सल्तनत के अधीन था, वहां भी धार्मिक आधार पर राष्ट्रवाद फैला और ये स्वतंत्र हो गया तुर्की से। तो यहाँ से हम लोगों को ये चीजें समझ में आ रही है कि इस तरह की चीजें जब हो रही थी तो इसका प्रभाव इटली में भी पड़ा। बेशक इटली का एकीकरण एक मुश्किल कार्य था, एक कठिन कार्य था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। और इस मुश्किल कार्य को आसान बनाया वहां अगल बगल में हो रही कुछ गतिविधियों ने। और वही गतिविधियां, जिन गतिविधियों ने इटली के एकीकरण को आसान बनाया, वो गतिविधियां कहलाते हैं एकीकरण में सहायक तत्व। अब कौन कौन से सहायक तत्व थे? सबसे पहला सहायक तत्व था दोस्तों सांस्कृतिक क्रांति। संस्कृति के आधार पर इटली के जो अलग अलग क्षेत्र के लोग थे, उनके अंदर एकता की भावना जगी। अभी हमने क्या बताया आपको, ये जो इटली है इसका मध्य भाग जो है, इस पर पोप का शासन था, लेकिन इनकी संस्कृति इससे मेल खाती थी, इससे मेल खाती थी, इससे मेल खाती थी। यहाँ के लोगों की संस्कृति, ये जो फ्रांस के अधीन थे, इनकी भी संस्कृति कुछ हद तक इससे मेल खाती थी। ऑस्ट्रिया के अधीन जो क्षेत्र था इटली का, उनकी संस्कृति इन लोगों से मेल खाती थी, इधर वाले लोगों से। तो एक जैसी सभ्यता और संस्कृति रखने वाले लोगों के मन में ये भावना फैली कि क्यों ना हम सांस्कृतिक आधार पर एक हो जाएं, एक जैसी सभ्यता और संस्कृति वाले लोग एक साथ हो जाएं। तो ये एक सहायक तत्व थे। सांस्कृतिक क्रांति हुई, माने एक जैसी संस्कृति, एक जैसी सभ्यता वाले लोगों के मन में ये भावना फैली कि हमें एक हो जाना चाहिए। उसके बाद जियोबर्टी नामक एक व्यक्ति थे और उन्होंने एक क्रांति संचालित की थी, एक आंदोलन संचालित किया था, नव गुएल्फ आंदोलन। ये आंदोलन भी सहायक था किस चीज में? इटली के एकीकरण में। ठीक है। और एक चीज था, 1810 ईस्वी में बना एक क्रांतिकारी संस्था जिसका नाम था कार्बोनरी। कार्बोनरी नामक संस्था ये क्या करता था? तो गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी ये। गुप्त क्रांतिकारी संस्था का मतलब दोस्तों, गुप्त का मतलब होता है छिपा हुआ। मतलब ये एक क्रांतिकारी संस्था थी। इस संस्था में कुछ ऐसे युवक थे जो क्रांतिकारी विचारधारा के प्रतिपादक थे, उसके पोषक थे। इस संस्था में भाग लेने वाले जो युवक थे, उनका ये मानना था कि इस इटली को जोड़ा जा सकता है और उसके लिए तलवार की जरूरत है, लेकिन तलवार हम कब उठाएंगे? समय आने पर। उससे पहले हमें संगठित होना होगा, और अगर हम खुलकर संगठित होंगे तो जिसका शासन है, जो भी राजा यहाँ शासन कर रहे हैं, वो हम पे एक्शन करेंगे। उसके लिए इन्होंने गुप्त रूप से लोगों को जोड़ना शुरू किया, और ये सहायक तत्व थे। गुप्त रूप से ये इस संस्था ने लोगों को जोड़ा और एक विशाल जन समूह तैयार हुआ जिन्होंने इटली के एकीकरण के लिए जी जान फूंक दी। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हमारा जो अगला टॉपिक है उसमें हम समझने वाले हैं इटली के एकीकरण के प्रमुख नायक। दोस्तों, जिस तरह से ये कक्षा चल रही है और आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप नहीं होंगे तो क्या हम पढ़ाएंगे? आप पढ़ेंगे ही नहीं तो हम पढ़ाएंगे किसको? और दूसरी चीज, हम पढ़ाएंगे नहीं तो आप पढ़ेंगे किससे? तो आप लोगों की जो ये कक्षा है, इसको चलाने के लिए जैसे नायक की जरूरत होती है। आपका जो 10th का एग्जाम है, उसके लिए आपकी तैयारी करवाई जा रही है रिजल्ट एक्सप्रेस के द्वारा, और रिजल्ट एक्सप्रेस पर हर विषय के लिए एक शिक्षक है ना, जो आपको पढ़ाते हैं। तो उसी तरह से क्या कोई क्रांति, क्या कोई लड़ाई, क्या कोई संग्राम या कोई खेल, आप सीधी सी बात समझ लीजिए, क्रिकेट का एक खेल होता है, 2 टीम होते हैं, उसमें एक टीम में 11 सदस्य होते हैं, क्या वो बिना नायक के चल सकते हैं? नहीं चल सकते हैं। 2 नायक होता है ना, एक कप्तान, एक उप कप्तान, या दोनों टीम को चलाने वाले 2 नायक होते हैं जिन्हें हम एम्पायर कहते हैं। तो ठीक उसी तरह से इटली का जो ये एकीकरण हुआ, सारी चीजें एक तरफ की, सांस्कृतिक क्रांति हुई, लोग संस्कृति के माध्यम से जुड़ गए, लोग धर्म के माध्यम से जुड़ गए। इतालवी भाषा, इटली की भाषा है इतालवी, इतालवी भाषा बोलने वाले सारे लोग एक हो गए। ठीक है, एक हो गए, लेकिन एक हो जाने के बाद भी उनको लीड करने वाला तो चाहिए ना, उन्हें एक करने वाला तो कोई ना कोई होगा ना। किसी ने उन्हें भाषा के आधार पर एक किया होगा, किसी ने उन्हें धर्म के आधार पर एक किया होगा, किसी ने उन्हें क्षेत्रवाद के आधार पर एक किया होगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ठीक उसी तरह से इटली का जो ये एकीकरण हुआ, उसके प्रमुख नायक कुछ लोग थे। किसी अकेले लोग के
बस की बात ये थी ही नहीं एकीकरण, क्योंकि हमने बाधाओं को पढ़ा है। मध्य इटली में पोप का शासन था। इटली का वर्तमान में जिसे हम इटली कहते हैं उसके कुछ भाग किसके अंदर थे, किसके अधीन थे, फ्रांस के, कुछ भाग ऑस्ट्रिया के अधीन थे। तो निश्चित तौर पर बहुत सारे लोगों की जरूरत थी, और इस इटली के एकीकरण को सक्षम बनाने में जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है मेजनी का। मेजनी का जन्म हुआ था कब? 1805 ईस्वी में, और इनकी मौत हो गई 1872 ईस्वी में। 67 वर्ष की इनकी आयु थी, और इटली के एकीकरण के बाद इनकी मौत हुई। इटली का एकीकरण 1870 में हुआ, 72 में इनकी मौत हुई। और मेजनी का एक अहम योगदान, कैसे योगदान है उसे हम समझ लेते हैं। हमने अभी आपको क्या कहा कि लोगों को एकजुट करने के लिए लोग अलग अलग आधार बनाते हैं, और ठीक उसी तरह से इटली का जो एकीकरण हुआ, अलग अलग प्रांत को जोड़ा गया, तो किसी ने ताकत के बल पर अलग अलग टुकड़ों को जीत लिया। कुछ ऐसे प्रांत थे जिन्हें जीता नहीं जा सकता था, लेकिन वहां के लोगों की भावना को भड़का दिया गया, लोग उद्वेलित हो गए, हमको हाँ इसमें मिलना, समझ गए। तो मेजनी कौन थे? मेजनी एक महान राष्ट्रवादी, उच्च विचारक, लेखक, चिंतक और साहित्यकार थे। इसने क्या किया? कई संस्थाओं की स्थापना की। जैसे इन्होंने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। किसकी स्थापना की दोस्तों? यंग इटली। इन्होंने यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की। इन्होंने फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था की स्थापना की। और इन संस्थाओं के बलबूते, इन संस्थाओं में इन्होंने लोगों को जोड़ा। ऐसे लोग ये लिखते थे, हमने अभी कहा ना कि मेजनी एक महान लेखक, उच्च विचारक है ना, तो ये लिखते थे, ये भड़काऊ लेख लिखते थे। इनकी लिखी गई किताबें जब लोगों के हाथ लगती थी, उन्हें जब पढ़ते थे, तो उनके अंदर भावना फैल जाती थी। ऐसी भावना आती थी कि हम कुछ भी कर दें, ठीक है, अब की जंग छिड़ी तो चेहरे का खोल बदल देंगे, इतिहास की क्या हस्ती, पूरा भूगोल बदल देंगे। इस तरह की भावनाएं, ऐसा ही लेख लिखते थे कि लोग भड़क जाते थे पूरा, समझ सकते हैं आप। तो वही काम इन्होंने किया। इनके लिखे गए लेख की वजह से लोगों में ये, जैसे हम लोग कहते हैं फैसला कर देंगे आर और पार में, पूरा पाकिस्तान मिला देंगे दिल्ली एनसीआर में, उसी तरह की भावना इन लोगों के अंदर, इनके लेख को पढ़ने के बाद वहां के लोगों के अंदर भड़की थी। उन्होंने संस्थाएं भी बनाई उस तरह की जिससे लोगों को जोड़ने का काम किया, और इनके लिखे गए लेख, इनके द्वारा बनाई गई संस्थाएं इटली के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था उन संस्थाओं का। दूसरे नायक जो थे इटली के एकीकरण के, वो कौन थे दोस्तों? वो थे काउंट काबूर। 1810 में इनका जन्म हुआ था, 1861 में इनकी मौत हो गई। एकीकृत इटली के निर्माण में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान था। हालांकि ये इटली के एकीकरण को पूरा नहीं देख पाए थे। क्यों नहीं देख पाए थे वो आप समझ रहे होंगे। 70 में इटली का एकीकरण हुआ, 61 में इनकी मौत हो गई, 51 वर्ष की आयु में इनकी मौत हुई। लेकिन इटली के एकीकरण के लिए जो कार्य इन्होंने किए वो भी अपने आप में अतुलनीय है, और क्या कार्य किए वो हम आपको समझाएंगे। तीसरा है गेरिबाल्डी का। गेरिबाल्डी पेशे से एक नाविक थे, और नाविक होने के साथ साथ इन्होंने एक छोटी सी सेना बनाई थी, लाल कुर्ती नामक। कौन सी सेना बनाई थी? लाल कुर्ती नामक। 1807 में इनका जन्म हुआ था, 1882 में इनकी मौत हुई, 75 वर्ष की आयु में, ठीक है। पेशे से क्या थे? नाविक थे, छोटी सी सेना बनाई थी। इनके जो और साथी नाविक सब थे, मछुआरे थे, उन लोगों के साथ एक सेना बना ली थी, क्रांतिकारी सेना, और उन्हीं के बदौलत इन्होंने कई प्रांतों को जीता, ठीक है, और इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और फाइनली एक नाम है विक्टर एमेनुअल का, ठीक है। 1820 में इनका जन्म हुआ, 1878 में इनकी मौत हो गई, और इटली के एकीकरण में ये भी थे, ठीक है। कैसे थे हम लोग समझते हैं। मैजनी को तो समझ लिए हम लोग, बाकी तीन नामों को समझना है। आइए समझते हैं मैप की मदद से। ये इटली है दोस्तों, ये पूरा, और ये भी इटली का प्रांत है। अब इस जगह का नाम है सार्डिनिया। क्या नाम है? सार्डिनिया। और इसी सार्डिनिया के शासक थे विक्टर एमेनुअल। अभी हम लोगों ने नायक पढ़ा ना, 4 नायक, जिसमें से एक नाम विक्टर एमेनुअल का था। इसी जगह के शासक कौन थे? विक्टर एमेनुअल राजा थे यहाँ के, सार्डिनिया पिडमाउंट नामक इस जगह के राजा थे। और उन्होंने एक ख्वाब देखा, एक स्वप्न देखा कि हमें इटली को एकीकृत करना है। उन्होंने ये ख्वाब देखा कि हमारी जो भाषा है, हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, इसी से मिलती जुलती संस्कृति यहाँ की भी है, इधर की भी है, इसकी है, ये सारी जगहों की है, इस तरह। तो इन सबों को एक कर देना है, ये ख्वाब देखा किन्होंने? विक्टर एमेनुअल ने। और चल पड़े अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए। अब ख्वाब कैसे पूरा होगा? निश्चित तौर पर आसान तो है नहीं। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि ये जो मध्य इटली है, ये वाला भाग, यहाँ किसका शासन है? पोप का शासन। और पोप कौन होते हैं? ईसाई जगत के सबसे बड़े धर्मगुरु। इधर का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये फ्रांस है, आप देख सकते हैं फ्रांस की सीमा,
और फ्रांस की समृद्धि तो आपको पता ही, हम लोग नेपोलियन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। एक बड़ा सा हिस्सा फ्रांस के कब्जे में है, एक बड़ा सा हिस्सा ऑस्ट्रिया के कब्जे में है, बाकी इधर अलग अलग छोटे छोटे राजा हैं। तो निश्चित तौर पर आसान था नहीं। तो इन्होंने क्या किया, अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए काउंट काबुल नामक व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। किसने? इस सार्डिनिया के शासक विक्टर एमेनुअल ने काउंट काबुल नामक व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अब काउंट काबुल जो थे ना दोस्तों, वो एक बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे। कूटनीतिज्ञ समझते हैं ना, चाणक्य का नाम सुने आप लोग, कहता है लोग चाणक्य नीति। तो कूटनीतिज्ञ कौन होते हैं? कूटनीतिज्ञ वो होते हैं जो अपनी नीतियों के बदौलत दिमाग लगा करके लड़ाई करवा दे और उससे फायदा उठा ले, उसे कहा जाता है कूटनीतिज्ञ। तो काउंट काबुल कूटनीतिज्ञ थे। उनको पता था कि इस इटली के एकीकरण में केवल लड़ाई से संभव नहीं है, इटली का एकीकरण, या केवल कूटनीति से भी संभव नहीं, हमें दोनों चीज का प्रयोग करना होगा, छल और बल दोनों चीजें लगानी होगी। तो इन्होंने अपनी कूटनीति का प्रयोग किया काउंट काबुल ने, और इस कूटनीति के बदौलत इन्होंने इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। विक्टर एमेनुअल ने उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया और उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन सी कूटनीति, वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी एक नाविक थे और नाविक होने के साथ साथ इन्होंने अपने साथी नाविकों मछुआरों की एक सशस्त्र सेना तैयार की थी, एक क्रांतिकारी छोटी सी सेना तैयार की थी जिसमें बहादुर लोग सब थे, और उन सेनाओं के मदद से इन्होंने 2 जगह को जीता। ये सिसिली है, आप देख सकते हैं, और ये नेपल्स है, ये वाला प्रांत जो आपको दिख रहा है ना दोस्तों इटली में, इस जगह का नाम है नेपल्स, ये शहर है। इन दोनों शहरों को गैरीबाल्डी ने जीत लिया, सोच सकते हैं आप, नाविक होते हुए जीत लिया इन दोनों शहर को। और जीत लेने के बाद जब उसकी भेंट हुई काउंट काबुल से, काउंट काबुल पहले मैजनी के विचारों से प्रभावित था। काउंट काबुल को लगता था कि मैजनी के नक्शे कदम पर चलते हुए इटली का एकीकरण किया जा सकता है, लेकिन जब वो गैरीबाल्डी से मिला, उनके बातों को जाना, शुरुआत में तो दोनों में नहीं बनी क्योंकि दोनों तलवार के 2 धार जैसे थे, लेकिन जब दोनों एक दूसरे के विचार को जाने तो गैरीबाल्डी को लगा कि हमारा भी मकसद यही है कि हम इस इटली को एक प्रबुद्ध बनाना चाहते हैं, एक शक्तिशाली देश बनाना चाहते हैं, ताकि कोई भी आकर के कभी आक्रमण ना करे, चढ़ाई ना करे, और यही इनका भी उद्देश्य है। तो दोनों एक दूसरे के विचार से प्रभावित हुए, और गैरीबाल्डी की देशभक्ति समझिए कि गैरीबाल्डी ने क्या किया, बिना किसी शर्त के अपने जीते गए प्रांत सिसिली और नेपल्स किसको सौंप दिए, काउंट काबुल को सौंप दिए, और कहा कि अगर आपका मकसद यही है, आप यही चाहते हैं कि हम एकीकृत इटली बनाए, तो हम भी इसमें अपना योगदान देंगे। इन्हें विक्टर एमेनुअल जो यहाँ के राजा थे सार्डिनिया के, उन्होंने गैरीबाल्डी को कहा कि आप हमारे छत्र छाया के अंदर रह करके ही इस सिसिली और नेपल्स पर शासन कीजिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, कहा नहीं हमको नहीं बनना है, शासक बनने नहीं तैयार हुए। इससे आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े देशभक्त थे। और 1870 की ये कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं, उससे पहले की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमारे देश में जब अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो उसमें हमारे देश के कई नेताओं ने गैरीबाल्डी का जिक्र किया। इससे आप इनके कैरेक्टर का अंदाजा लगा सकते हैं, या इनके छवि का अंदाजा लगा सकते हैं कैसे व्यक्ति थे। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी ये चीज। हम लोग चारों नायक को समझ चुके हैं। अब हमारी अगली कहानी, अब कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। इस पूरे इटली के एकीकरण में फैक्ट क्या था? इटली के एकीकरण के दौरान मैजनी ने कार्बोनरी नामक संगठन का सदस्यता ग्रहण किया। जिस मैजनी की हम लोग बात कर रहे थे, लेखक जिन्होंने इटली के लोगों को एकजुट करने का काम किया अपनी लेखनी के बदौलत, उन्होंने सबसे पहले कार्बोनरी नामक संगठन का सदस्यता ग्रहण किया। 1821 में जब नेपल्स में विद्रोह हुआ, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इन्होंने पहले कार्बोनरी नामक संगठन का सदस्यता ग्रहण किया था। अब कहानी है 1821 की। ये वही नेपल्स है जिसे अपने तलवार के दम पर जीत लिया था किसने? गैरीबाल्डी ने। इसी नेपल्स में 1821 में विद्रोह हुआ था और उस विद्रोह को दबा दिया गया था। राजा के द्वारा क्या किया गया था? दबा दिया गया था। और विद्रोह को जिस तरह से निर्दयता पूर्वक, निर्ममता पूर्वक दबाया गया, लोगों पर अत्याचार किए गए, उससे क्षुब्ध होकर मैजनी काला वस्त्र पहनने लगे। ठीक है, ये क्या हो गए, ये समझ सकते, एक तरह से कह सकते हैं कि बागी हो गए। उस राजा के खिलाफ, वहां की सल्तनत के खिलाफ ये बागी हो गए और काला वस्त्र पहनकर घूमने लगे। उसके बाद इन्होंने 1831 में मार्सेई में यंग इटली नामक संस्था की, 1834 में बर्न में यंग यूरोप नामक संस्था की, और 1851 में फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था की स्थापना की। और ये जो संस्था थे, इन संस्थाओं ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चाहे आप बात करें यंग इटली, इटली के युवाओं को एक करने का यंग यूरोप, या फिर फ्रेंड्स ऑफ इटली,
इसमें युवाओं को बहुत बृहद तौर पर जोड़ा गया और उन्हें क्रांतिकारी भावनाओं से प्रेरित किया गया। ठीक है, इटली के एकीकरण की कलम कहा जाता है किसे? मेजनी को। अब है गैरिबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है, जबकि काउंट काबर को राजनीतिक। इसे आप याद कर लीजिए, ये ऐसे ऑब्जेक्टिव है जो लगातार पूछे जाते हैं। गैरिबाल्डी को क्या कहा जाता है? इटली के एकीकरण का तलवार। क्यों कहा जाता है आप समझ गए होंगे। सिसिली और नेपल्स दो प्रांत को जीता बिना किसी राजकीय सहायता के। काउंट काबर को कहा जाता है राजनीतिक। राजनीति तो इन्होंने करी थी बड़ी तगड़ी वाली। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं इटली के एकीकरण के प्रमुख चरण। इटली का जो एकीकरण है वो 3 चरणों में समाप्त हुआ, एक चरण में नहीं। बड़ी घटना थी, एक बड़ा ये आप कह सकते हैं कि इटली का एकीकरण एक वृहद कार्य था और 3 चरणों में पूरा हुआ। सबसे पहला चरण 1854 के क्रीमिया युद्ध में फ्रांस, तुर्की और इंग्लैंड के पक्ष में। 1854 के क्रीमिया युद्ध में फ्रांस, तुर्की और इंग्लैंड के पक्ष में, जबकि रूस के खिलाफ काबुल ने अपनी सेना भेजी। 1854 में क्या हो रहा था? 1854 की बात है, एकीकरण से पहले। एकीकरण कब हुआ था दोस्तों? कहानी रिलेट करते जाइएगा। एकीकरण कब हुआ था? 1870 में। अभी एकीकरण नहीं हुआ है, हम जबकि ये कहानी अभी समझने वाले हैं। कहानी कब की समझ रहे हैं? 1854 की। कौन सा युद्ध? क्रीमिया का युद्ध। कौन सा युद्ध? क्रीमिया। क्रीमिया नामक एक जगह के लिए युद्ध हुई थी और इस युद्ध में काउंट काबुल ने भी अपनी सेना भेजी, क्योंकि ये बड़ा युद्ध था, कई देश लड़ रहे थे, छोटे छोटे देशों से भी सेना मांगा जाता था। तो काउंट काबुल कहाँ के थे? काउंट काबुल थे सार्डिनिया पिडमाउन नामक जगह के। सार्डिनिया जहाँ के शासक थे विक्टर एमेनुअल, उन्हीं के प्रधानमंत्री थे काउंट काबुल। तो वहां उन्होंने अपनी सेना भेजी। ठीक है, फ्रांस, तुर्की और इंग्लैंड के पक्ष में। एक साइड फ्रांस थे, तुर्की थे, इंग्लैंड थे उसके पक्ष में, जबकि रूस के खिलाफ अपनी सेना भेजी। ठीक है, युद्ध हो गया, युद्ध में रूस की हार हुई, फ्रांस, तुर्की और इंग्लैंड की जीत हो गई। कौन से युद्ध में? क्रीमिया के युद्ध में, 1854 के क्रीमिया युद्ध में। इस क्रीमिया युद्ध के बाद एक शांति सम्मेलन, जेन्युइन सी बात है, जब युद्ध होगा, युद्ध समाप्त होंगे तो शांति सम्मेलन बुलाया जाएगा। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। जीतने वाले देश में फ्रांस है ना दोस्तों, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक शांति सम्मेलन बुलाया गया और उस शांति सम्मेलन में सारे देश इकट्ठे हुए थे। फ्रांस थे, तुर्की थे, इंग्लैंड थे। इनका साथ दिया था किसने? काउंट काबुल ने। सार्डिनिया का प्रतिनिधित्व करते हुए वो भी थे और हारने वाले पक्ष से रूस थे। तो उस सम्मेलन में ऑस्ट्रियाई नीति की आलोचना करते हुए काउंट काबुल ने सहानुभूति बटोरी। काउंट काबुल आप सोच सकते हैं कितने बड़े कूटनीतिज्ञ थे। उन्हें लगा, उन्होंने पहले स्थिति को भांप लिया कि ये जो क्रीमिया का युद्ध है इसमें ये लोग जीतने वाले हैं, तो जीतते हुए देशों के साथ देने के लिए अपनी सेना भेज दी। नॉर्मल सा बात है। ठीक है, और युद्ध के बाद जब पेरिस शांति सम्मेलन हुआ फ्रांस की राजधानी पेरिस में, तो उस शांति सम्मेलन में ऑस्ट्रियाई नीति की पूरी आलोचना की। इटली के बहुत सारे ऐसे प्रांत थे जिस पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व था, ऑस्ट्रिया उस पर शासन कर रहे थे, जबकि वहां के लोग इतालवी भाषा बोलने वाले लोग थे। तो उन जगहों पर जिस तरह की नीति अपनाई थी ऑस्ट्रिया ने, उसकी खूब आलोचना की और उस आलोचना की वजह से काबुल ने सहानुभूति भी बटोरी। काबुल को ऐसा लगता था कि क्रीमिया के युद्ध में ही इटली, क्रीमिया के कीचड़ में इटली का कमल खिलेगा। क्रीमिया की जो ये लड़ाई है, इस लड़ाई के दौरान ही वो इटली के मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाएगा। ऑस्ट्रियाई नीति की आलोचना करते हुए उसने सहानुभूति जरूर बटोरी, लेकिन उससे ज्यादा कुछ हुआ नहीं। कब की बात है? 1854। फिर आगे 1858 की बात है। 1858 में काउंट काबुल ने फ्रांस, देख रहे हैं ना, फ्रांस के सम्राट हुए नेपोलियन तृतीय है। ये वो वाले नेपोलियन नहीं है, नेपोलियन बोनापार्ट, वो तो 1815 में ही हार गए थे। कौन से युद्ध में? याद है आपको? कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी लिख दीजिए। पहले पार्ट में हमने पढ़ाया था ना, कौन से युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई थी। ये 1858 में फ्रांस के सम्राट थे नेपोलियन तृतीय, और उसके साथ फ्लेम्बियर्स नामक जगह पर एक समझौता किया। किसने समझौता किया? काउंट काबुल ने समझौता किया। कूटनीतिज्ञ थे, उन्हें पता था कि आगे जो हमें युद्ध लड़ना है उसमें फ्रांस की मदद जरूरी है। ऑस्ट्रिया से उन्हें युद्ध करना है, क्योंकि इटली के एक बड़े भूभाग पर ऑस्ट्रिया ने आक्रमण कब्जा किया हुआ था। इटली का एक बड़ा भूभाग था जिस पर फ्रांस कब्जा किया हुआ था, और काउंट काबुल को पता था कि इटली का अगर संपूर्ण एकीकरण करना है तो हमें फ्रांस से भी लड़ना है, हमें ऑस्ट्रिया से भी लड़ना है। लेकिन क्या दोनों से एक साथ लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते हैं, मार के हालत खराब कर देगा। नहीं, दोनों से एक साथ लड़ जाएंगे। एक तो खुद शक्तिशाली नहीं और दो शक्तिशाली देश को एक साथ चुनौती दे देंगे, नहीं दे सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं वो कितने बड़े कूटनीतिज्ञ थे। पहले उन्होंने फ्रांस के सम्राट से, किससे? नेपोलियन तृतीय से फ्लेम्बियर समझौता किया, और ये समझौता इसलिए किया था कि ताकि हम ऑस्ट्रिया के युद्ध में, ऑस्ट्रिया के खिलाफ जो युद्ध हो उसमें इससे फायदा उठा सके। बाद बाकी जिसको पता था कि आगे फ्रांसों को थूरना है। ठीक है, आइए अब वो जो संधि किया,
कौन सी संधि? प्लेम्बियर्स की संधि। अभी हमने बात की ना तुरंत, कब की थी दोस्तों? 1858 में। इस प्लेम्बियर्स की संधि में शर्तें क्या सब थी, किन बातों पर संधि हुई थी, किन किन मुद्दों को लेकर संधि हुई थी? अभी जस्ट हमने जिक्र किया ना आपको। उन्होंने संधि किया था कि ऑस्ट्रिया के साथ हुए युद्ध में विजय के बाद लोम्बार्डी तथा वेनेसिया इटली को, जबकि सेवाय और नीस का प्रांत फ्रांस को मिलेगा। ऑस्ट्रिया से युद्ध होगा, किसका? इटली का। इटली नहीं, आप सीधे सार्डिनिया समझ सकते हैं, क्योंकि अभी तो इटली का एकीकरण हुआ नहीं है, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया से जो युद्ध होगा सार्डिनिया पिडमाउंट का, तो इटली, ऑस्ट्रिया के कई प्रांत हैं, जैसे लोम्बार्डी है, वेनेसिया है, सेवाय है, नीस है। ये जगह जो है ना, यहाँ के लोग इतालवी बोलने वाले लोग हैं, और इन्हीं जगहों को लेकर के लड़ाई हो रही है कि लड़े, ऑस्ट्रिया को मार के हालत खराब कर दें और ये सब प्रांत छीन लें। यहाँ का लोग इतालवी बोलने वाला है, वो तो तुरंत कहेगा हमको इधर आना, ऑस्ट्रिया में रहना नहीं। तो इन्होंने फ्रांस के साथ क्या समझौता किया कि भैया जब हम युद्ध जीत जाएंगे, ये लोम्बार्डी मेरा हो जाएगा, वेनेसिया मेरा हो जाएगा, जबकि सेवाय और नीस आपको दे देंगे। फ्रांस को कहा, किसने? काउंट काबूर ने। उसके बाद और भी कुछ प्रांत हैं जो वर्तमान में तो इटली के हैं, लेकिन उस समय किसके अंदर थे? ऑस्ट्रिया के अंदर या पोप के अंदर। तो उस प्लेम्बियर्स की संधि में काउंट काबूर ने और कुछ बातें कही। उन्होंने कहा टस्करनी, पार्मा, मोडेना और पोप के शासन का जो राज्य है, जो मध्य इटली है, वहां जनमत करवाएंगे। वहां के लोग पूछेंगे भैया किधर जाना है, हमारे तरफ आओगे कि उधरे रहोगे, और जनमत का जो फैसला होगा वही कर दिया जाएगा। कूटनीति देख रहे हैं दोस्तों, सीख लीजिए आप लोग भी लगाना, कहीं लड़ जाते हैं, कूटनीति से काम लेना है। समझ में आ गया? वो पहला चरण था। अब इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण, इटली के एकीकरण का दूसरा चरण गेरिबाल्डी के तलवार ने पूरा किया, हम लोग पढ़ चुके हैं। लाल कुर्ती नामक सेना का उन्होंने गठन किया। सिसिली और नेपल्स जैसे प्रांत को उन्होंने जीता। अभी हम लोगों ने देखा ना सिसिली और नेपल्स। अब आते हैं तीसरा चरण। हमने कहा था ना आपको कि काउंट काबूर इटली के एकीकरण को पूरे तरह से नहीं देख पाए। इटली के एकीकरण का तीसरा चरण किसके नेतृत्व में हुआ? विक्टर इमैनुअल के नेतृत्व में। क्यों हुआ? हमने चार नायक पढ़े ना, मैजनी पढ़ा, काउंट काबूर, गैरीबाल्डी और विक्टर इमैनुअल। तो दो चरण तो हम लोग पढ़ लिया। अब तीसरे चरण में क्या होता है? 1861 में काउंट काबूर की मृत्यु हो जाती है और गैरीबाल्डी जो है वो राजनीति से संन्यास ले लेते हैं। समझ गए? उनके संन्यास के बाद नेतृत्व किसने किया? विक्टर इमैनुअल, जो सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक थे, उन्होंने नेतृत्व किया। ठीक है। और ये नेतृत्व किस तरह से होता है? सबसे पहले ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच युद्ध होता है सेडवा में। अब ये प्रसा जो है ये इटली का कोई भाग नहीं है। प्रसा कौन सा है? तो अगला जो हम लोग केस स्टडी करने वाले हैं वो करने वाले हैं जर्मनी का। और अभी हम क्या सीख रहे हैं कि इटली का जो एकीकरण हुआ वो किस प्रांत के नेतृत्व में हुआ? सार्डिनिया के नेतृत्व में। सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक कौन थे? विक्टर इमैनुअल। एक छोटा सा प्रांत, इटली के अंदर एक छोटा सा प्रांत है अभी, उन्होंने ही पूरे इटली के एकीकरण को लीड किया। इटली देश बनाने का श्रेय उन्हें जाता है। ठीक उसी तरह से जर्मनी का एकीकरण जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो जर्मनी 300 प्लस छोटे छोटे टुकड़ों में बटे थे। जर्मनी की तो और दयनीय स्थिति थी, और उस पूरे जर्मनी के एकीकरण को लीड किया था किसने? प्रसा ने। तो आगे हम लोग इस प्रसा के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग को बस ये समझना है कि ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच सेडोवा में एक युद्ध हुआ। अब देखो दोस्तों, ये ऑस्ट्रिया जो है हर जगह गुड़ का गाछ के तारीफ है। लड़ाई कोई भी हो, इसको तो इन्वॉल्व होना ही। आप लोग के ग्रुप में भी होंगे ऐसे लड़के जो कहीं भी लड़ाई हो तो वो इन्वॉल्व होते हैं, है ना। मैटर जहां बड़े होते हैं वैसे लड़के खड़े होते हैं। तो वही है ये ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच सेडोवा में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। अब पराजय किससे हुआ? प्रसा से। प्रसा कौन है? जो जर्मनी के एकीकरण को लीड कर रहा है। लेकिन लड़ाई जैसे हुआ, ऑस्ट्रिया की हार हुई, तो उसी का फायदा उठाते हुए वो कहते हैं ना, जलाने दो उन दोनों को एक दूसरे की चिताएं, अपन उसी चिता की आग में हाथ सेकेंगे। ये हाथ सेकने का काम कौन कर लिया? इटली। वेनेसिया तो इसको मिला नहीं था, तो वेनेसिया इन्होंने ले लिया इस लड़ाई के बाद। उसके बाद सेडान के युद्ध में जर्मनी द्वारा फ्रांस पर किए गए आक्रमण के साथ रोम भी इटली में मिल गया। कैसे मिला ये समझते हैं। जो हमने देखा, हमने कहा ना कि मध्य इटली में किसका राज था? पोप का राज था। इटली के सारे प्रांत तो मिल गए। अब जैसे देखिए सार्डिनिया और पिडमाउंट, इन्होंने इटली के एकीकरण की अध्यक्षता की, लीड किया इटली के एकीकरण को विक्टर इमैनुअल ने। सिसिली और नेपल्स किसने जीत कर दे दिया? बताइए। गैरीबाल्डी ने। उसके बाद मोडेना, टस्करनी, पार्मा जनमत संग्रह के बदौलत इधर मिल गए। उसके बाद हो गया कौन सा प्रांत? वेनेसिया। वेनेसिया मिल गया ना, इस युद्ध के बाद वेनेसिया इसको मिल गया। ठीक है।
अब बचा कौन सा जगह? वो मध्य इटली जिस पर पोप का शासन था। अब पोप की अधिसत्ता को तो चुनौती दी नहीं जा सकती है। तो जर्मनी ने क्या किया था? सेडान के युद्ध में फ्रांस पर आक्रमण किया था। साथ साथ दोनों घटनाएं चली है। 1870 में इटली का एकीकरण समाप्त हुआ, पूर्ण हुआ, और 1871 में जर्मनी का एकीकरण कंप्लीट हुआ। तो जैसे ही जर्मनी ने एकीकरण के अंतिम चरण में फ्रांस पर हमला किया, जर्मनी में भी वो एक जर्मनी में है बिस्मार्क, उन्होंने भी इसी की तरफ कूटनीति लगाई थी। पहले फ्रांस से हेल्प लिया, बाद में फ्रांस पर आक्रमण किया। तो जैसे ही जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण किया, तो फ्रांस ने जर्मनी से लड़ाई लड़ने के लिए फ्रांस की एक सेना की टुकड़ी थी जो कहा थी मध्य इटली में पोप की सुरक्षा में। पोप कौन? धार्मिक गुरु। उस सेना को भी वापस बुला लिया, आओ पहले लड़ाई देखते हैं। और जैसे ही हटाया, अब पोप का जो सुरक्षा था वो खाली हो गया, और उसके साथ ही वो भी रोम में इटली में मिल गया। पोप कहाँ रहते थे? रोम में। ठीक है, तो इस तरह से इटली का एकीकरण कंफर्म हो गया। कब हुआ? 1870 में। अब जो हमारी तीसरी और आखिरी केस स्टडी है वो किसकी है दोस्तों? जर्मनी की। समझते हैं। सबसे पहले इसके माध्यम से समझेंगे। ये मैप आपको दिख रहा है ना? चलिए हम क्या करते हैं, इसको हाईलाइटेड करते हैं इसमें जर्मनी को समझने के लिए। हालांकि आपको दिख रहा होगा, फिर भी आपके अध्ययन की सुगमता हेतु हम इसे हाईलाइटेड कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों? हम्म। ठीक है, आप जर्मनी देख पा रहे हैं ना? ये जर्मनी 300 प्लस छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ। 300 प्लस। हमारे देश में कितने राज्य हैं? 28 ना। और ये सोचिए हमारे देश से छोटा है ये जर्मनी, और इसके 300, इससे कई गुना बड़ा है हमारा देश, और 28 राज्य हैं। और इस जर्मनी के जो हमारे देश से छोटा है, दो तीन राज्य मिल जाएंगे तो हो गया जर्मनी। समझ रहे हैं? इस जर्मनी के 300 प्लस टुकड़े, आप कल्पना कर सकते हैं कितना छोटा छोटा प्रांत होगा। संभवतः एक आध बड़े जिले ऐसे प्रांत, और उन प्रांतों को एक करके जर्मनी का एकीकरण करना कतई आसान काम नहीं था। तो इस जर्मनी के एकीकरण के इस काम को एक प्रांत ने लीड किया, प्रसा ने। किसने लीड किया? प्रसा ने। इसी जर्मनी में प्रसा है, प्रसा नामक जगह है, और उसी ने लीड किया। अब समझते हैं जर्मनी के एकीकरण का केंद्र प्रसा। अभी जो जर्मनी है बड़ा सा देश, उसमें एक शहर पड़ता है प्रसा। प्रसा ने, बुझिएगा, प्रसा। कौन सा दोस्तों? प्रसा। इस प्रसा के शासक थे विलियम प्रथम। इसी प्रसा के शासक थे विलियम प्रथम। केस स्टडी अभी हमने इटली का किया, आपको याद होगा। इटली के एकीकरण को लीड किस प्रांत ने किया? सार्डिनिया और पिडमाउंट ने। वहां के एक शासक थे विक्टर एमेनुअल, और उन्होंने क्या किया? अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया काउंट काबुर को। ठीक उसी तरह से, जिस तरह से, उसी प्रकार से प्रसा के शासक कौन थे? विलियम प्रथम। समझ गए? और इन्होंने भी ख्वाब देखा, जिस तरह से विक्टर एमेनुअल ने ख्वाब देखा था कि हमें इटली को एकीकृत करना है, उसी तरह से प्रसा के शासक विलियम प्रथम ने भी एक ख्वाब देखा कि हमें भाषाई और प्रांतीय राष्ट्रवाद के आधार पर एक राष्ट्र बनाना है। इन 300 प्लस जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, इन्हें जोड़कर एक देश बनाना है जर्मनी। और काम ये भी आसान नहीं था दोस्तों। इटली के एकीकरण से भी ज्यादा टफ कार्य था ये, लेकिन इस टफ कार्य को आसान बनाया गया। और इस कार्य को आसान बनाने का श्रेय जो जाता है वन एंड ओनली किसको? बिस्मार्क को। ठीक है, विलियम प्रथम ने यह स्वप्न देखा कि हमें जर्मनी का एकीकरण करना है। अब सवाल पैदा होता है कि ये पूरा कैसे हो। इसके लिए वो एक योग्य आदमी की तलाश कर रहे थे, और उनकी भेंट होती है बिस्मार्क से। बिस्मार्क की बातों से ये प्रभावित हुआ। बिस्मार्क के अंदर उन्हें वो क्षमता दिखी, जब विलियम प्रथम ने अपना मकसद बताया, अपना लक्ष्य बताया, अपने स्वप्न को साझा किया बिस्मार्क से, और बिस्मार्क के जब इन्होंने प्लान को सुना, इन्हें लगा कि यही वो बंदा है जो 300 प्लस छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक कर सकता है। और उन्होंने किया भी। बिस्मार्क ने एक नीति अपनाई दोस्तों, रक्त एवं लौह की नीति। आपको क्वेश्चन आएगा, एकदम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण किस नीति के तहत पूरा हुआ, या बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी? यह नीति है रक्त एवं लौह की नीति। इस नीति के तहत बिस्मार्क ने क्या किया? जर्मनी के एकीकरण को पूरा किया। अब समझते हैं हम लोग प्रोसेस को कैसे पूरा हुआ।
पैरेलल यूनिवर्स समझते हैं। जिस तरह से इटली के एकीकरण की घटनाएं हो रही थी, ठीक उसी के साथ साथ जर्मनी के एकीकरण की घटनाएं का भी दौर चल रहा था। पहला 1864, देखिए जिस तरह से इटली के एकीकरण का कूटनीतिज्ञ किसे कहा जाता है, काउंट काबुर को, तो जर्मनी के एकीकरण का कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को कहा जाता है। ठीक है, ये इन्होंने क्या किया, सबसे पहले देखिए सन 1864 ईस्वी की बात है, ये याद रखिएगा डेट। 1864 ईस्वी में प्रसा और डेनमार्क के बीच युद्ध हुआ। जर्मनी के एकीकरण का प्रतिनिधित्व किसने किया था, प्रसा ने। एक छोटा सा जगह है, छोटा सा राज्य है जर्मनी का। इसकी लड़ाई हुई डेनमार्क से, और लड़ाई क्यों हुई, तो सेल्सविग और हॉल्स्टीन के मुद्दे पर। आप सोच रहे होंगे ये मुद्दा क्या है, डेनमार्क नामक देश है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, किधर है किधर है किधर है, देखिए ये आप देख रहे हैं ना, ये जर्मनी है, इसके जस्ट ऊपर डेनमार्क है, ये है ना। इसी डेनमार्क के अंदर दो प्रांत थे, सेल्सविग और हॉल्स्टीन। ये वाला प्रांत जो है ना, इसका नाम है सेल्सविग, इसका, और इस प्रांत का नाम है हॉल्स्टीन। ठीक है, समझ रहे हैं बात। चलिए, इस सेल्सविग और हॉल्स्टीन का जो मुद्दा था वो क्या था कि प्रसा का कहना था कि ये सेल्सविग और हॉल्स्टीन की सभ्यता, संस्कृति, सारी चीजें हमसे मिलती है, तो भैया ये हमारा है, ये हमको दे दो। किन्होंने कहा, प्रसाक ने, प्रसा के शासक विलियम प्रथम और प्रधानमंत्री बिस्मार्क ने। और इसी मुद्दे पर प्रसा और डेनमार्क में युद्ध हो गया। ठीक है, युद्ध के बाद क्या होता है, अच्छा युद्ध जो हुआ, इन्होंने क्या किया, इनको पता था कि हम डेनमार्क को ऐसे नहीं हरा सकते हैं, ये बात इन्हें पता थी। तो इन्होंने ऑस्ट्रिया से एक संधि कर ली थी। पहले ही ऑस्ट्रिया को कहा था कि भैया तू हमारा साथ दो, युद्ध हम जीतेंगे तो सेल्सविग हम रख लेंगे, हॉल्स्टीन तुमको दे देंगे। ठीक है, और इनको पहले भी पता था कि छीनना तो हमको दोनों है, लेकिन एक एक करके। तो 1864 में युद्ध हुआ, उसके बाद 1865 में एक संधि हुई, गैस्टिन की संधि। क्वेश्चन पूछा जाता है, गैस्टिन की संधि कब हुई, आप कहेंगे 1865 में। ऑस्ट्रिया को हॉल्स्टीन किस संधि के तहत मिला, या किस संधि के द्वारा मिला, गैस्टिन की संधि। या क्वेश्चन आएगा, गैस्टिन की संधि के द्वारा हॉल्स्टीन किसे प्राप्त हुआ था, ऑस्ट्रिया को। सेल्सविग किसे मिल गया, प्रसा को, और हॉल्स्टीन ऑस्ट्रिया को। अब आगे देखते हैं, 65 में इन्होंने ऑस्ट्रिया को हॉल्स्टीन दे दिया। 66 ईस्वी में इस बार ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच युद्ध हुआ। 64 में किसके बीच हुआ, प्रसा और डेनमार्क के बीच। प्रसा समझ रहे हैं, जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व करता प्रांत, ठीक है, जहाँ के शासक विलियम प्रथम थे। इसी के तत्वाधान में पूरा जर्मनी का एकीकरण हुआ। पहले इन्होंने 64 में किससे लड़ाई लड़ी, प्रसा ने डेनमार्क से। सेल्सविग खुद रखा। 65 की संधि के तहत, गेस्टिन की संधि के तहत हॉल्स्टीन किसको मिल गया, ऑस्ट्रिया को। उसके बाद 66 में इन्होंने ऑस्ट्रिया से युद्ध किया प्रसा ने। कौन सा युद्ध कहा जाता है इसे, सेडोवा का युद्ध। कौन सा युद्ध कहा जाता है, सेडोवा का युद्ध। हमने अभी इटली के एकीकरण में पीछे पढ़ा था ना, कि ऑस्ट्रिया पर प्रसा का आक्रमण हुआ, सेडोवा का युद्ध कहलाता है। इस युद्ध से उन्हें भी फायदा हुआ था, इन्हें, इटली को, और इस युद्ध का इन्हें भी फायदा हुआ। प्रसा की इस युद्ध में जीत हो गई। इसके बाद क्या होता है, प्रसा की जीत के साथ ही ऐसे प्रांत जिस पर जर्मनी का वादा था कि ये मेरा है और ऑस्ट्रिया के कब्जे में है, वो सारे प्रांत किसे मिल गए, प्रसा को मिल गए। क्यों, क्योंकि प्रसा ने ऑस्ट्रिया को हरा दिया। कब हराया, 1866 में। अब अगला चरण 1870 का सीडान का युद्ध। ठीक है, और ये इस युद्ध में किसने किस पर आक्रमण किया, प्रसा और फ्रांस। प्रसा ने फ्रांस पर आक्रमण किया। ठीक है, देखते हैं, आइए। ठीक है, ये देखिए, ये जर्मनी है और ये फ्रांस है। ठीक है, इस जर्मनी के कुछ हिस्से किसके नेतृत्व अंदर थे, फ्रांस के अंदर थे। ठीक है ना, जर्मनी का कुछ पार्ट किसके अंदर था, फ्रांस के अंदर था। ठीक है, और वो पार्ट जर्मनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। क्यों महत्वपूर्ण था, क्योंकि वो व्यापारिक जगह थे। वो जो जगह थे उसका और भी ज्यादा महत्व इस वजह से था कि वहां पर कुछ खनिज निकलते थे। ठीक है, और उस प्रांत को वापस लेना चाहती थी कौन, जर्मनी। ठीक है, और इसी वजह से प्रसा ने क्या किया, फ्रांस पर आक्रमण किया। क्योंकि ये बिस्मार्क जो थे वो जानते थे कि फ्रांस को पराजित किए बिना जर्मनी का एकीकरण पूरा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जर्मनी के जो औद्योगिक क्षेत्र थे वो औद्योगिक क्षेत्र उसके अधीन थे। समझ गए आप। ठीक है, और उसी के वजह से फ्रांस पर आक्रमण हुआ, जो हम लोगों ने पढ़ा भी कि फ्रांस पर जैसे ही प्रसा ने आक्रमण किया था
तो फ्रांस ने रोम से पोप की सुरक्षा में जो सेना लगाई गई थी वो हटा ली थी, और इसी युद्ध के वजह से इटली का भी एकीकरण संपन्न हुआ था, और इसी युद्ध के वजह से जर्मनी का भी एकीकरण संपन्न हुआ। हालांकि जर्मनी के एकीकरण पर अंतिम मुहर लगी कब? 1870 में ये सीडान का युद्ध हुआ, और अंतिम मुहर लगी कब? 18 जनवरी 1871 को। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहीं से सटा एक शहर है वर्साय। वर्साय के शीश महल में विलियम प्रथम को जर्मनी का पहला सम्राट घोषित किया गया, और जर्मनी में सम्राट को यानी राजा को जर्मन भाषा में क्या कहा जाता है? काइजर। आगे आप लोग पढ़ेंगे रूसी भाषा में राजा को क्या कहा जाता है? जार। अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ये सब याद रखना। जर्मन भाषा में राजा को क्या कहा जाता है दोस्तों? काइजर। और अभी एक चीज है कि हमने पढ़ा कि प्रशा ने फ्रांस पर आक्रमण किया। क्यों किया? हमने आपको बताया कि बिस्मार्क को यह बात पता था कि बिना फ्रांस से लड़ाई किए जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? तो दो क्षेत्र थे, एक क्षेत्र का नाम था अल्सेस। क्या नाम था? अल्सेस। और दूसरे क्षेत्र का नाम था लॉरेंस। ये लॉरेंस बिश्नोई नहीं है, ये वहां दो शहर थे, अल्सेस और लॉरेंस। और ये कैसे शहर थे? औद्योगिक शहर थे ही, और साथ ही साथ यहाँ खनिज की प्राप्ति होती थी। कोयला जैसे खनिज यहाँ जमीन के नीचे मिलते थे। तो इस प्रांत का और भी ज्यादा महत्व था, आर्थिक महत्व था इस प्रांत का। किसके लिए? जर्मनी के लिए। ठीक है, यहाँ के ज्यादातर लोग जर्मन भाषा बोलने वाले थे, लेकिन आर्थिक महत्व होने की वजह से फ्रांस इस प्रांत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। कैसे छोड़ेगा भाई? इस प्रांत से सोचिए कितना उसको धन आ रहा होगा, कोयला निकल रहा है जिसे बेचकर वो धन कमा रहे हैं, और ये जर्मनी वापस लेना चाह रही है या उससे छीनकर अपने में मिलाना चाह रही है। क्यों मिलाना चाह रही है? क्योंकि यहाँ के अधिकांश लोग जर्मन भाषी हैं, वो जर्मन भाषा को बोलते हैं। इसी प्रांत को पाने के लिए फाइनली प्रशा ने फ्रांस पर आक्रमण किया। जबकि आप देखिए बिस्मार्क की कूटनीति, जब डेनमार्क से युद्ध हो रहा था प्रशा का, उस समय फ्रांस से संधि कर ली गई थी। ऑस्ट्रिया से जब युद्ध हुआ था प्रशा का, सेडोवा का युद्ध, उसमें भी इन्होंने संधि कर रखी थी। समझ रहे हैं? लेकिन अंत में उन्होंने फ्रांस पर भी आक्रमण किया। फ्रांस पर आक्रमण में जीत हुई जर्मनी की, और जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। आखिरी सिग्नेचर हुआ 1871 को, वर्साय के शीश महल में ये संधि हुई, और विलियम प्रथम को जर्मनी का प्रथम सम्राट बनाया गया। यही विलियम प्रथम जिन्होंने लीड किया था। तो हम लोग अलग अलग देश की केस स्टडी कर चुके हैं। आज की क्लास का जो मेन निचोड़ है कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1870 में। जर्मनी का एकीकरण 1871 में। और यूनानी स्वतंत्रता संग्राम कब समाप्त हुआ? 1832 में, यूनान की आजादी और ऑटो के शासक बनने के साथ। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण उम्मीद भी है कि आपको ये चैप्टर बहुत बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगर बेहतर ढंग से समझ में आया तो हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, और समझ में आया होगा तो कमेंट में बताइएगा, और नहीं आया होगा तो भी बताइएगा कि कहाँ कमी रह गई दोस्तों, ताकि उस कमी को आगे पूरा किया जा सके। और सबसे बड़ी बात, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे रिजल्ट एक्सप्रेस की टीम को, जो लगातार आपके साथ बनी हुई है, और आपके इस 10th के बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और पुख्ता करने के लिए, बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, ताकि हमारा जो लक्ष्य है 450 पार, वो जल्द से जल्द पूरा हो। और आज की जो क्लास है, इसके जितने नोट्स हैं जो आपको अभी हमने पढ़ाया है, इसे यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर आप फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जो कि रिजल्ट एक्सप्रेस ऑफिशियल के नाम से है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की।